वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा क्लास स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर की, ठीक है। और आज का जो करंट अफेयर का सेशन होगा बड़ा ही लाजवाब होगा, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये रहा आज का आपका पहला क्वेश्चन, इस तरह से हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 सितंबर? तो 5 सितंबर को बेटा कौन सा दिवस मनाया जाता है? सब बच्चों को मालूम है, लेकिन इसमें ट्विस्ट है क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन ऐसे हैं, है ना। तो दोनों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, इसीलिए तो मैं कहता हूं क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है बेटा। 5 सितंबर के बारे में आप सबको मालूम है, ठीक है ना। 5 सितंबर को हमारे यहाँ पर टीचर्स डे मनाया जाता है। भारत का अपना टीचर्स डे जो होता है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है, ये मालूम है सबको। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जो जन्म दिवस था उसके उपलक्ष्य में हम टीचर डे यानी कि अपना शिक्षक दिवस मनाते हैं भारत के अंदर, ठीक है बेटा, ये सबको मालूम है। लेकिन ऑप्शन बी भी आप देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। तो इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी क्या ये भी होता है? ऑप्शन सी, बी, बोथ, यानी ऑप्शन सी में क्या देखना आपको? बोथ। ऑप्शन ए भी सही बता रखा है उसमें, ऑप्शन बी भी सही बता रखा है, ऑप्शन सी इसमें सही है, या फिर ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो बेटा इसका आंसर है टीचर डे भी सही है और इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी भी सही है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, टीचर डे भी इस दिन मनाया जाता है और इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी भी इस दिन मनाया जाता है। ये जो चैरिटी डे है ना बेटा, देखो ये तो मैंने आपको बताया, जो टीचर्स डे है वो अपने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के ऊपर मनाते हैं हम लोग, है ना। थोड़ा सा मैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में ही बताऊं आपको। तो बेटा ये भारत के फर्स्ट उपराष्ट्रपति, मालूम है सबको, उपराष्ट्रपति, भारत के पहले उपराष्ट्रपति और भारत के सेकंड राष्ट्रपति रह चुके हैं, है ना। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो इसलिए इनके जो जन्म दिवस के ऊपर ये टीचर्स डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी किस लिए मनाते हैं हम? क्योंकि बेटा ये जो डे है ना, चैरिटी जो डे है, इंटरनेशनल चैरिटी डे, ये मनाया जाता है हमारी जो मदर टेरेसा थी, मदर टेरेसा की जो जिस दिन उनका स्वर्गवास हुआ था, जिस दिन उनका देहांत हुआ था, तो उनका देहांत कब हुआ था बेटा? ये 5 सितंबर 1997 को, 5 सितंबर 1997 को कलकत्ता में मदर टेरेसा का जन्म, मतलब उनकी मृत्यु हुई थी, देहांत हुआ था, स्वर्गवास हुआ था, जन्म नहीं हुआ, उनकी मृत्यु हुई थी उस दिन, उनका देहांत हुआ था उस दिन 5 सितंबर 1997 में, 1997 में कलकत्ता में। तो उनके मृत्यु दिवस के ऊपर ये जो चैरिटी दिवस है ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। ये इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी है बेटा, जो कि मदर टेरेसा के देहांत के उपलक्ष्य में ये जो मनाया जाता है, क्योंकि मदर टेरेसा को ये नोबेल पुरस्कार मिला था बेटा, पीस का बहुत बड़ा पुरस्कार होता है नोबेल प्राइज। तो नोबेल प्राइज मदर टेरेसा को 1979 में दिया गया था, गरीबी संकट से उबारने के लिए, लोगों को बीमारी से बचाने के लिए। जब भूखमरी थी, गरीबी थी, लोग मर रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ कर काम किया था, तो इसलिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया था इन 1979, पीस का, शांति का नोबेल प्राइज। तो इसलिए इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी उनके देहांत के दिवस के ऊपर ये मनाया जाता है और पूरे विश्व में ये मनाया जाता है। तो दोनों ही इसमें ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन ए यानी टीचर्स डे भी इस दिन हम लोग मनाते हैं और इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी भी इस दिन होता है, ठीक है। टीचर डे तो आप सबको मालूम था, क्या ये मालूम था? नहीं मालूम था ना। तो इसलिए एक और नई जानकारी आपके सामने हाजिर है, इन सबको नोट कर लीजिए बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब कहां लॉन्च किया गया? वेयर हैज द वर्ल्ड फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री क्यूब हैज बीन लॉन्च्ड? कहां पर लॉन्च किया गया? देखिए बेटा ये विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल है, इसको कहीं पर भी फोल्ड करके आप लेके जा सकते हो इजीली। जैसे कि ये कहां पर ये यूज ज्यादा होते हैं? ये फ्लड एरिया में,
ठीक है, जहां पर भी संकटग्रस्त आबादी होती है, संकटग्रस्त एरिया होता है, जहां पर बाढ़ आ गई है, तूफान आ गया है, वहां पर ये बड़े सहायक होते हैं। वहां पर इनको फोल्ड करके कैसे भी एरिया में आप ले जाके अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल है जो कि कहां पर ये लॉन्च कर दिया गया है। तो बेटा इसका आंसर है ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी गांधीनगर, ऑप्शन सी पटना या फिर दिल्ली। तो बेटा इसका आंसर सोच लिया आप लोगों ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि गांधीनगर, गुजरात के अंदर, कैपिटल ऑफ गुजरात। ठीक है, गांधीनगर में। और गांधीनगर किस नदी के किनारे बसा शहर है, क्या मुझे बताएंगे? गांधीनगर किस नदी के किनारे बसा शहर है, मालूम आप लोगों को? गांधीनगर साबरमती नदी के किनारे पर गांधीनगर शहर बसा हुआ है, साबरमती नदी के किनारे पर। ठीक है, तो विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल गांधीनगर में लॉन्च कर दिया गया है। बहुत ही फैंटास्टिक काम किया ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। गीतिका श्रीवास्तव किस देश में भारत की पहली महिला प्रभारी बनी है? जो अपना विदेश मंत्रालय है उसमें पहली महिला प्रभारी जो किस देश में अपना काम संभाला इन्होंने जाकर अभी, तो गीतिका श्रीवास्तव पहली महिला प्रभारी बनी है किसी देश के अंदर, भारत के विदेश मंत्रालय की पहली महिला प्रभारी किसी भी देश में। तो कौन से देश में? तो कि ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी सिंगापुर या ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो आंसर क्या है बेटा, सोचा आप लोगों ने? सोच लिया? तो आंसर बता दूं मैं, आंसर है इसका बेटा ऑप्शन ए, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास की, भारतीय जो विदेश मंत्रालय है हमारा, उसकी पहली महिला प्रभारी बनी है पाकिस्तान के अंदर, गीता श्रीवास्तव। ओके, तो पाकिस्तान के बारे में कुछ पॉइंट्स हम बात कर लें। जब पाकिस्तान के स्टैटिक जीके की बात आती है तो सबको मालूम है या फिर सबको नहीं मालूम, तो मैं बता दूं, पाकिस्तान की लाइफ लाइन हम बोलते हैं इंडस रिवर को। सिंधु नदी को पाकिस्तान की जीवन रेखा हम लोग कहते हैं ना। पाकिस्तान के अंदर एशिया का सबसे हॉटेस्ट एरिया है मोहनजोदाड़ो या फिर जैकोबाबाद, जैकोबाबाद मोहनजोदाड़ो के अंदर कह सकते हो, मोहनजोदाड़ो है ना, मोहनजोदाड़ो या जैकोबाबाद, ये हॉटेस्ट एरिया पाकिस्तान के अंदर, एशिया में हॉटेस्ट एरिया है ये पाकिस्तान में। ओके, पाकिस्तान का हेवन किसे कहा जाता है, पाकिस्तान का स्वर्ग किसे कहा जाता है? हेवन ऑफ पाकिस्तान। तो हेवन ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है बेटा स्वात वैली को, स्वात घाटी को। तो स्वात घाटी को पाकिस्तान का स्वर्ग कहते हैं। पाकिस्तान की जीवन रेखा इंडस रिवर को कहते हैं, सिंधु नदी को कहते हैं। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो आपको याद रखने चाहिए। हॉटेस्ट एरिया पाकिस्तान के अंदर है एशिया का। पाकिस्तान ही वो देश है जहां पर सबसे ज्यादा कैनाल्स हैं, इरिगेशन कैनाल्स, सिंचाई नहरों वाला सबसे ज्यादा सिंचाई नहरों वाला देश भी पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है उसका नाम क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ। क्या नाम है? रेड क्लिफ। भारत और चाइना के बीच में इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल जो बॉर्डर लाइन है उसका नाम क्या है? मैकमोहन लाइन। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको कर लेने हैं ये साथ साथ में। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 2023 ड्यूरेंट कप का खिताब किसने जीता? हु हैज वॉन द ड्यूरेंट कप इन 2023? तो बेटा ड्यूरेंट कप तो बहुत पुराना कप है, अपना फुटबॉल ट्रॉफी काफी पुरानी है। और ये ड्यूरेंट ट्रॉफी जीतने वाले अब की बार 2023 का ड्यूरेंट ट्रॉफी का खिताब जीता किसने? और ये 17वां खिताब जीता है किसने? मोहन बगान ने। किसने? मोहन बगान ने बेटा ये 17वां सबसे ज्यादा खिताब जीत चुकी है मोहन बगान। जो बेंगलुरु एफसी है, ये जो ईस्ट बंगाल है, ये लगभग 16, ये कितने जीत चुकी है? 16। और लेकिन इसको हरा दिया अब की बार 17वां जीता किसने? मोहन बगान ने। ठीक है, ड्यूरेंट कप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं फुटबॉल से संबंधित कुछ ट्रॉफी आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। एक तो रोबर्स कप, संतोष ट्रॉफी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इनको सबको नोट करना है आपको। ओके, संतोष ट्रॉफी। ठीक है, सुब्रतो कप,
सुब्रतो कप, ठीक है, रोबर्स, ठीक है, रोबर्स हो गया, सीजर्स, यूरो, देखिए सीजर्स, यूरो, और फीफा का तो आप सबको मालूम ही है ना। तो बेटा ये रोबर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, सीजर्स, यूरो, फीफा, ये सभी ट्रॉफियां हैं, ये सभी संबंधित हैं फुटबॉल खेल से, फुटबॉल के खेल से संबंधित हैं। और ये ड्यूरेंट कप तो भारत में खेला जाता है, और ड्यूरेंट कप का खिताब 2023 का खिताब जो अब की बार जो जीता है मोहन बगान ने। तो मोहन बगान सबसे ज्यादा ये कप जीतने वाली टीम बन गई है। 17 बार मोहन बगान ने ये खेल जीता है, ड्यूरेंट कप जीता है। हमारे भारत में ये कब से स्टार्ट हुआ था बेटा, ये 1888 से शिमला से स्टार्ट हुआ था, ध्यान से सुन लेना, कहाँ से, शिमला से। तो ये ड्यूरेंट कप शिमला से स्टार्ट हुआ था 1888 से। ये 132वां संस्करण था, 132, 132वां ये खेल था, अब की बार संस्करण था, जिसको किसने जीता, मोहन बगान ने जीता। ओके, तो फुटबॉल ट्रॉफियों के नाम आपके सामने इस प्रकार से हैं। ये स्टैटिक जीके बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछते ही जाएंगे। काफी बच्चे बोलते हैं सर आप स्पोर्ट्स के क्वेश्चन कम कराते हो। बेटा जैसे ही कोई भी स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आता है मैं उसमें जरूर डालता हूं, जैसे कि आप देख सकते हो। इसके साथ साथ मैंने इसकी ट्रॉफियों के नाम भी आपके सामने रख दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाल ही में 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बन गए हैं? 850 गोल करने वाले दुनिया के फर्स्ट फुटबॉलर बन चुके हैं अभी, कौन? तो ये किसका चित्र आप देख पा रहे हो, ये कौन है, ये कौन से खिलाड़ी हैं बेटा? ये ज्यादातर बच्चे जानते हैं कि ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 850 गोल दाग दिए हैं। सबसे ज्यादा तेजी से गोल करने वाले 850 गोल करने वाले फुटबॉलर बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो बेटा क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन से देश के हैं? ये पुर्तगाल के हैं। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। ये पुर्तगाली खिलाड़ी हैं, ये पुर्तगाली खिलाड़ी हैं। दूसरे नंबर पर बन गए हैं लियोनेल मेसी। बेटा लियोनेल मेसी ने 818 गोल किए हैं। कितने? 818 गोल करके ये सेकंड प्लेस पर है, ये सेकंड नंबर पर है लियोनेल मेसी। तो लियोनेल मेसी कौन से देश के हैं? काफी बच्चों को मालूम है, जिसको नहीं मालूम मैं बता दूं, लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के प्लेयर हैं। कहां के हैं? अर्जेंटीना। ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। वही पुर्तगाल जिसका वास्को डी गामा हमारे देश में सबसे पहले आया था। फर्स्ट यूरोपियन पर्सन वास्को डी गामा थे हमारे इंडिया के अंदर इन 1498। पुर्तगाल से आए थे ना, 3 महीने की यात्रा करके आए थे। साओ गैब्रियल जहाज से आए थे। कौन से जहाज से आए थे? साओ गैब्रियल जहाज से आए थे। अब्दुल मानिक की सहायता से भारत में पहुंचे थे। भारत में कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे थे और यहां पर वहां के लोकल रूलर जैमुरिन ने उनका स्वागत किया था। 1 साल यहां पर रुके। 1499 में गोवा से होते हुए वो चले गए। आए थे केरला से, गए 1 साल बाद आए थे 1498 में केरला में कालीकट से, है ना, और गए गोवा से 1499 में। ठीक है, काली मिर्च लेके गए बहुत सारी। ठीक है, फिर से 1502 में फिर से आ गए थे। ये तो चीजें हो गई आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड। मैं हमेशा बोलता हूं जो हमारी करंट की क्लास होती है उसमें आप ज्योग्राफी भी पढ़ोगे, हिस्ट्री भी पढ़ोगे, उनसे संबंधित उस एरिया की। ओके, तो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल न्यूट्रिशन वीक सेलिब्रेटेड? तो बेटा ये नेशनल न्यूट्रिशन वीक कब मनाया जाता है? अभी हाल फिलहाल में ये चला हुआ है। तो आंसर क्या है बेटा? अभी चला हुआ है तो सबको मालूम ही हो गया। ऑप्शन ए, 1 से 7 सितंबर। 1 से 7 सितंबर ये हमारा ये हमारा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह अभी मनाया जा रहा है। ओके, और ये कब से मनाया जा रहा है बेटा? मैं थोड़ा सा एक पॉइंट यहाँ पर और बता दूं। ये 1982 से, फ्रॉम 1982, 1982 से ये राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। ओके, इसमें सभी तरह के न्यूट्रिशन हैं, सभी तरह की डाइट आपको दी जाती है, आपके बारे में, उनके बारे में जानकारी दी जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। ठीक है, इन सबको आप नोट करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
पुलिकली किस राज्य का लोक नृत्य है जो हाल ही में ओणम उत्सव के समापन के दौरान किया गया? अब देखो, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है ना तो बेटा आप एक सेकंड भी मत लगाइएगा, क्योंकि यहां पर आप ओणम फेस्टिवल देख रहे हो, ओणम उत्सव देख रहे हो, तो ओणम कौन से राज्य का? सबको मालूम हो गया कि ये केरल का है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का आंसर केरला हो गया, है ना, सबको मालूम है। पुलिकली किस राज्य का लोक नृत्य? ये एक फोक डांस है बेटा। पुलिकली इज द फोक डांस ऑफ केरला, इज द फोक डांस ऑफ केरला। तो ये केरला का फोक डांस है, जो कि ओणम फेस्टिवल जब फिनिश होता है, खत्म होता है, तो उसी दौरान ये सड़कों पर किया जाने वाला नृत्य है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो। इस चित्र में आप एक चीज और देख रहे हो, यहां पर जो आदमी जो फेस्टिवल में जो भी डांस कर रहे हैं, ये कौन सी ड्रेस पहन के डांस कर रहे हैं? ये बेटा टाइगर की ड्रेस पहन के डांस कर रहे हैं। इसीलिए इस पुलिकली फोक डांस को आप टाइगर फोक डांस के नाम से भी आप जान सकते हो, ऑल्सो नोन एज टाइगर फोक डांस, ऑल्सो नोन एज टाइगर फोक डांस। ठीक है, टाइगर फोक डांस, क्योंकि टाइगर की ड्रेस में ये सड़कों पर उतरते हैं और डांस करते हैं। ओणम फेस्टिवल खत्म होता है तब की बात होती है ये। ओके, तो अभी ओणम फेस्टिवल खत्म हुआ तो वहां पर टाइगर फोक डांस चला, यानी कि पुलिकट फोक डांस वहां पर किया गया है केरला के अंदर। ओके, केरला बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना राज्य है, सबके इसके बारे में बहुत सारी चीजें मैं बता चुका हूं, फिर से एक बार सुन लीजिए। केरला भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला राज्य है। केरला सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य है, सेक्स रेशो सबसे ज्यादा है, लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। और केरला की जो मेन रिवर है वो पेरियार रिवर है। केरला में रिचेस्ट टेम्पल है भारत का श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल है। केरला के अंदर सबरीमाला टेम्पल भी है। केरला के अंदर पेरियार रिवर भी है और पेरियार के नाम से नेशनल पार्क भी है और पेरियार लेक भी है ना। बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन केरला के बारे में हम बता चुके हैं। केरला के अंदर ही साउथ इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक है अन्नामुदी, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ साउथ इंडिया इन केरला, अन्नामुदी। एंड स्पाइसेस हिल्स, मसाले की पहाड़ी भी केरला के अंदर है, जिसका नाम है इलायची की पहाड़ी, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्डामम हिल्स। कहां पर है? केरला के अंदर है। तो ये सारे स्टैटिक पॉइंट वहां के काफी इंपोर्टेंट हैं। वहां पर जो शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है, वो मोहिनी अट्टम है या कथकली है। फोक डांस आपने अभी देखा, पुलिकली इज द फोक डांस ऑफ केरला, ऑल्सो नोन एज टाइगर फोक डांस। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन केरला के हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बेटा। हाल ही में डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो बेटा अभी हाल फिलहाल रिसेंटली रिसीव डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन अवार्ड, तो किसको ये दिया गया? किसने रिसीव किया है ये दिया गया बेटा पीवी सत्यनारायण को। पीवी सत्यनारायण को एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है। एग्रीकल्चर के फील्ड में दिया जाता है, कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। और जो पीवी सत्यनारायण जी हैं, उन्होंने चावल की नस्ल के बारे में, चावल की पैदावार के बारे में काफी रिसर्च किया और कामयाब हुए हैं अभी, ठीक है, राइस के ऊपर। तो इसीलिए उनको भारत का जो एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार, ये पीवी सत्यनारायण को उनकी चावल के रिसर्च के बारे में दिया गया है। ठीक है ना। तो ये सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये एमएस स्वामीनाथन है कौन? एमएस स्वामीनाथन कौन थे बेटा? ये भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के फाउंडर थे, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। भारत के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन कब था बेटा? इन 1967 to 68। ये ग्रीन रेवोल्यूशन भारत के अंदर हरित क्रांति 1967 से 1968 में आई थी। और इस ग्रीन रेवोल्यूशन में व्हीट यानी कि गेहूं, व्हीट यानी गेहूं और चावल, गेहूं और चावल की पैदावार काफी ज्यादा बढ़ गई थी। फिर भी दोनों में कंपेयर करें तो गेहूं की पैदावार ज्यादा बढ़ी थी, है ना। तो बेटा काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। एमएस स्वामीनाथन एक बहुत बड़ा पुरस्कार है जो हमारे भारत में दिया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछूं, एग्रीकल्चरल फील्ड में दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? ये तो हो गया भारत का सबसे बड़ा आ गया, तो एमएस स्वामीनाथन। तो दुनिया का सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल फील्ड में पुरस्कार बेटा यहां पे मैं लिख देता हूं, जिसका नाम है बोरलॉग पुरस्कार, बोरलॉग अवार्ड, बोरलॉग अवार्ड। तो बोरलॉग पुरस्कार, बोरलॉग पुरस्कार ये दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है जो कि अमेरिका देता है, जो कि अमेरिका देता है। नॉर्मन बोरलॉग का सरनेम है ये। नॉर्मन बोरलॉग ये फाउंडर बताए जाते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के वर्ल्ड के अंदर। उनका जो सरनेम है बोरलॉग, तो उनके सरनेम के नाम से ही इस अवार्ड का नाम रखा गया है, जो कि अमेरिका देता है इसको। ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
पहली बार बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज किस देश के वैज्ञानिकों ने की है? पहली बार बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज कर दी गई है बेटा, और ये खोज करने वाला है जापान। किसने की है? जापान के अंदर। आप यहाँ पर पिक्चर में देखते हो छोटे छोटे कण हैं प्लास्टिक के, बहुत ही महीन कण हैं, ये 5 mm से कम है, 5 mm से कम साइज है इनका। और उनको जापान की जो साइंटिस्ट की टीम है उन्होंने माइक्रोप्लास्टिक की खोज कर दी है, जो कि हानिकारक है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए भी, और हमारे इंसानियत जो आबादी है और मानव जो जनजाति है, मानव जो हम लोग जो हैं आदमी के लिए भी, मानव जनजाति के लिए भी ये बहुत ही हानिकारक साबित होगा। ओके, ये बताया जाता है। तो जापान की कैपिटल क्या है बेटा? टोक्यो। और जापान के ईस्ट में कौन सा ओशियन लगता है? जापान के ईस्ट में लगता है पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन इज द बिगेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, है ना। जापान के अंदर कौन सा वोल्केनिक माउंटेन है? जापान के अंदर बेटा माउंट फ्यूजी या फ्यूजियामा माउंटेन्स है जापान के अंदर। जापान इज द सनराइज कंट्री इन द वर्ल्ड। ओके, लाइज इन एशिया कॉन्टिनेंट। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बेटा। राजघाट पर महात्मा गांधी की 12 फुट की प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा महात्मा गांधी की 12 फीट की जो मूर्ति है उसका अनावरण कर दिया गया है बेटा? तो बेटा इसका आंसर है द्रौपदी मुर्मू। क्या आंसर है? द्रौपदी मुर्मू, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो ये राजघाट यानी गांधी की जो समाधि है राजघाट, वहां पर इसका अनावरण किया गया है। और यहाँ पर अलग अलग पोजीशन में महात्मा गांधी जी की प्रतिमाएं लगाई गई हैं। यहीं पर गांधी वाटिका का भी अनावरण किया गया है। तो बहुत बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने देखे अभी। आज के लिए बेटा इतना ही हम करते हैं, और अगली क्लास में फिर से हाजिर हो जाएंगे करंट अफेयर का बहुत ही लाजवाब सेशन आपके सामने लेकर विद स्टैटिक जीके। मिलते हैं बेटा नई क्लास में। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। सेशन को लाइक शेयर जरूर किया करो बच्चे।